हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण महाविहार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के इतिहास का अध्याय 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए इसको शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास को जब हम विखंडित करते हैं तो दो शब्दों के मेल से ये बनता है इति और हास। इति का मतलब होता है बीती हुई, यानी भूतकालिक, और हास का अर्थ जो है घटित घटनाओं से है। इस प्रकार से इतिहास का क्या परिभाषा हम दे सकते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भूतकाल की घटित घटनाओं का जो वर्णन है उसी को इतिहास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कुछ पौराणिक कथाएं जो है वो इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग पौराणिक कथाओं को ही इतिहास समझ बैठते हैं, वो इतिहास नहीं है, उसके कोई साक्ष्य नहीं है। जहां जिसके साक्ष्य हो, इसके पुरातात्विक साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण इसमें माने जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जिसके अवेलेबल हो वो इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, वैसे इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है, इसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इतिहास जो है वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि भूतकाल में दोहराई गई जो की गई गलतियां हैं भूतकाल में, उसको पुनः दोहराया ना जाए, इसको जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह जो शुरू होता है रसीदा के सवाल से। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, है ना। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। रसीदा के दिमाग में चलने लगा कि भाई कैसे कोई जान सकता है। तो आइए इस सवाल का जवाब हम इसमें जानेंगे। कैसे पता लगाएं, यानी किसी घटना के बारे में कैसे पता लगाएं। तो कह रहे कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, यह हो सकता है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, या कोई मैगजीन्स वगैरह जो साल भर का रिकॉर्ड रखे हुए हैं उससे आप जान सकते हैं, या पिछले साल का आपके पास पेपर अखबार है उससे जान सकते हैं यदि उसमें न्यूज है उस तरह का। तो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यानी हजारों साल पहले क्या हुआ था, सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था, लाखों साल पहले क्या हुए थे, इसको यह कैसे जाना जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जो है हम यहां जानने वाले हैं। फिर कह रहा है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या क्या चीजें हम भूतकाल के बारे में जान सकते हैं, इसको लेकर आइए बात करते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं या बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट का मतलब होता है शिकार करना, है ना, और आखेटक का मतलब हो जाएगा शिकारी। ध्यान रखिएगा। तो हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, है ना, कि उस समय के लोग, ये सारे लोग जो तमाम कार्यों को करने वाले लोग थे, इनका जीवन कैसा था। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। कह रहे कि लोग कहां रहते थे। सबसे प्राचीन काल की बात की जाए कि भाई लोगों के रहने का प्रमाण कहां मिला हुआ है। कह रहे कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पर अभी दिखाएंगे उसको, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी नर्मदा नदी के तट पे जो है कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से जो है कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक, इकट्ठा करने वाला, ये क्या करते थे कि आसपास के जंगलों से फल मूंद कंद जो है उसकी जड़ों को, जो भी चीजें थी खाने लायक, उसको लाके क्या करते थे, अपनी गुफाओं में रख देते थे और उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। शिकार के रूप में जो है ये जानवरों का शिकार करते थे, उसके मांस को खाया करते थे। तो कुशल संग्राहक थे और साथ ही जो है आसपास के जो जंगल थे उनकी संपदा से भी क्या थे, परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे।
वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार भी करते थे। ठीक है, पहले जो है यहां देख लेते हैं नर्मदा नदी। आपको यहां देखिए मैप है, इसके सेंटर में यहां नर्मदा नदी दिखा रहा है। मैप पूरा देख लीजिए भारत का। ठीक है, वैसे बार बार हमको मैप देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को मैप के द्वारा इसमें समझना है, जानना है। आइएगा, कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी फिर उसकी बात करेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो सबसे पहले कौन सी फसलें उपजाई गई? तो गेहूं और जौ। याद रखिएगा, मानव ने सबसे पहले किन फसलों को उपजाना शुरू किया? तो गेहूं तथा जौ को उपजाना शुरू किया। कब? कृषि का ज्ञान मानव को कब हुआ? तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ। ये ध्यान रखिएगा। तो 8000 वर्ष पूर्व कृषि का ज्ञान हुआ। यहां इस अध्याय में आप जानेंगे कि 2000 को आधार मानकर, 2000 जो है उसको आधार मानकर यहां बातें की जा रही। जैसे अभी 2000 मैं वीडियो जब बना रहा हूं तो 2022 है, 2022 नहीं 2000 ईस्वी जो है उसको आधार मानकर इसको बताया जा रहा है। तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है स्त्री और पुरुषों को कृषि का ज्ञान हुआ और उस समय गेहूं और जौ जो है सबसे पहला फसल है जिसको उपजाना लोगों ने शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी उसको भी देखेंगे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी को भी देखेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ है। यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के अलावे जो ये गारो है उत्तर पूर्व में जो है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहां है? उत्तर पश्चिम में। एक सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। शीशे में तो उत्तर पश्चिम में, उसी तरह से गारो कहां है? तो उत्तर पूर्व में है ना। विंध्य पहाड़ियां मध्य भारत में स्थित है। तो इनका पता लगाओ। कुछ ऐसे जगह थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। यहां देखिए मानचित्र है, यहां मैं दिखा दूं। पहले आप दिशा का ज्ञान कर लेंगे, सबसे जरूरी है इसके दिशा का ज्ञान करना आपको। ये जो है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये दक्षिण है, ये याद रखिए। तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व में है ना, उत्तर पूर्व में जो है पहले उत्तर पश्चिम में जो किरथर और ये सुलेमान की पहाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही है। अभी इसको जूम करके भी दिखा देंगे। और उत्तर पूर्व में जो है ये उत्तर और ये पूर्व है, इसमें गारो की पहाड़ियां है ना। उसके बाद से कह रहा है कि मध्य में बीच में जो है विंध्य पहाड़ियां, तो यहां विंध्य पहाड़ियां हैं। इसी के उत्तर में जो है क्या प्रमाण, क्या चीज मिला हुआ है? तो इसके उत्तर में मिला है कि लोग जो है वहां क्या करते थे? चावल की यानी धान की जो है खेती किया करते थे। ये देखिए जूम करके हमने दिखा दिया। ये विंध्य पहाड़ी है, यहां देखिए गारो पहाड़ी है और फिर जो है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये प्रमाण मिलेगा। विंध्य के उत्तर में स्थित है जहां चावल उपजाया जाता था। क्लियर है? पूरे मैप को आप देख लेंगे। फिर कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदी किसे कहते हैं? तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं, है ना। तो उस वहां पे सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी अभी देखा जाएगा। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लगभग जो है 4700 वर्ष पूर्व यानी 4700 वर्ष पूर्व जो है इन्हीं नदियों के किनारे, इनके किनारे तो सिंधु जो नदी थी उन्हीं सिंधु नदी के किनारे जो है आरंभिक नगर फले फूले। आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो आगे आपको मिलेगा, इसी किताब में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आरंभिक नगर माने जाते हैं भारत में, है ना। तो इसी के किनारे फले और फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और यदि ये सवाल आ जाए कि सिंधु नदी के किनारे जो है नगरों का विकास कब हुआ? तो 4700 वर्ष पूर्व हुआ, है ना।
तो मानचित्र में पहले हम लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये सिंधु नदी है और झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गंगा नदी है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान बिहार में, नाम से जाना जाता था। यानी गंगा के दक्षिण में जो है इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको मगध कहते थे पहले। यानी बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, तो मगध के नाम से। वर्तमान में मगध को किस नाम, यदि ये भी सवाल आ सकता है कि वर्तमान में मगध को किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। उन्होंने जो है एक विशाल राज्य, मगध के शासक जो है बहुत शक्तिशाली शासक थे। जब बिहार का आप पूरा जो है इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मगध के बारे में बृहद रूप से अध्ययन करना है। तो इसके शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मगध के अलावा अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। पहले आइए हम लोग मैप में देखते हैं कि गंगा और उसकी जो सहायक नदी है सोन। ये भी सवाल बन सकता है कि सोन किसकी सहायक नदी है। गंगा नदी है और इसकी यही सहायक नदी है सोन। और गंगा नदी के जो दक्षिण में जो है आपको मगध जो है, मगध एक शक्तिशाली जो है, उस समय मगध शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है। कह रहे कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब यहां पे हम लोग किस उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। पहले यहां कॉर्नर को आइए देख लेते हैं, फिर उसको बात किया जाएगा। कह रहा है कि मानचित्र एक दक्षिण एशिया, जो मानचित्र वहां दिखाया गया है वो दक्षिण एशिया को दिखाया गया है। इसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं, तो आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये सब जो है दक्षिण एशिया में ये सब देश शामिल है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। इसमें जो इसके पड़ोसी देश हैं, दक्षिण एशिया के तो सारे देश हो गए, इसके अलावा इसके जो पड़ोसी देश हैं उनको भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है। कह रहा है कि दक्षिण एशिया एक द्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः जो है उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी दक्षिण एशिया जो है महाद्वीप से छोटा है, लेकिन जो है ये इसकी विशालता और बाकी एशिया से जो समुद्र, पहाड़ी और पर्वत में बटे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो जब भी हम यहाँ उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया की बात करेंगे, और दक्षिण एशिया में वो तमाम देश जो है आपको क्लियर ही है कि कौन कौन से शामिल है ना। तो कह रहा है क्या कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। एक जगह से दूसरी जगह तक लोग गए। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी आसान नहीं था यात्रा करना। समुद्रों को पार करके जाना, रेगिस्तान को पार करके जाना, पहाड़ियों को पार करके जाना, पर्वतों को पार करके जाना, है ना। और हिमालय जैसे पर्वत को पार करके जाना, ये तो है ना, नदियों को पार करके जाना एक जोखिम भरा था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। यानी लोग कुशल थे, वे अपनी यात्रा या उस तरह से संग्राहक थे, भोजन का संग्रह वगैरह सारी चीजें करके जो है वो यात्रा लोगों ने किया है। एक जगह से दूसरी जगह तक लोग गए हैं। अतः अभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। काम की तलाश में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या कभी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, एक जगह पे जो है बाढ़ आ गया, वहां की जो है सारी जो भी खाने की चीजें थी सब खत्म हो गई, है ना, तो वहां से वे चल दिए। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरी जगह स्थान तक जाते थे। यानी व्यापारी भी तो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। धार्मिक गुरु
लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे, है ना। वे भी लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे, तो वे भी जो है यात्राएं करते थे। आप पढ़े होंगे कि भाई चाइना से जो है वेनसांग आए, है ना। यहाँ के परिवेश के बारे में जानने के लिए, यहाँ जो उस समय भारत में जो है बुद्ध का एक प्रभुत्व चल रहा था। जब भारत जो है उस समय विश्व गुरु जब था बुद्ध बौद्ध काल में, तो वे चाइना से चलकर यहाँ पे आए। उसी तरह से जो है धर्मगुरु भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। यहां से भी बहुत सारे लोग देश विदेश में जाने का काम किए। सम्राट अशोक के बारे में ही जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सम्राट अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेजा जो है धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ऐसे हुआ करते थे। उससे पहले भी, ये तो बहुत बाद के समय की बात है, उससे पहले भी लोग जो है आते और जाते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी उत्सुकतावृत्त यात्रा किया करते थे। भाई नए जगह को खोजा जाए, नए देखा जाए कि भाई दुनिया पे और कौन कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ लोग हैं, कहाँ कहाँ मानव है क्या नहीं है। इसी दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि जो है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, है ना। कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की। इस तरह से भी लोग जाते थे, यात्राएं करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोग एक दूसरे के विचार को जाने, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को बूझे, उनकी संस्कृतियों को जाने, उनके रहन सहन को उन्होंने जाना, है ना। सवाल है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। जब क्वेश्चन आंसर हम बनाएंगे तो इन तमाम तरह के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, है ना। कि वैसे आप नॉर्मली बता सकते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। किसी को पढ़ने जाना है कहीं दूसरे जगह तो चले जाएंगे, व्यापार करने जाना हो तो जाएंगे, काम करने जाना हो तो जाएंगे, इलाज कराने के लिए लोग यात्राएं करते हैं, है ना। भ्रमण के लिए लोग यात्राएं करते हैं, देश दुनिया देखने के लिए यात्राएं करते हैं। तो आज भी जो है यात्रा के वही तमाम तरह के कारण बन सकते हैं। करें कि एक बार फिर से मानचित्र एक को देखूं। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि पहाड़ियां, पर्वत और मानचित्र जो है कैसे इसके प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं आप, देखिए आप, ये मानचित्र है। यहाँ हिंद महासागर है, देख रहे हैं। फिर जो है यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। यहाँ देखिए एकदम कॉर्नर में जो है गारो की पहाड़ियाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, देख रहे हैं। यहाँ एक महानदी है, गोदावरी नदी तो खैर बीच में आ गया है, यहाँ देखिए। फिर जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ काबुल नदी है ना। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पहाड़ों से, पर्वतों से और ये नदियों से यानी पानी से क्या है, लगभग घिरा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। क्लियर। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। सभी कोई पार नहीं कर पाए इन पहाड़ों को, इन नदियों, सागरों, महासागरों को सभी कोई पार नहीं कर पाए। जिन्होंने चाहा वही कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। सबसे संभव नहीं हो सका। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहां आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहां तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। इस तरह की परंपरा रही, एक दूसरे के विचार को ट्रांसफर होते रहा। तो बहुत सारी चीजें, पूरी दुनिया का आप जब भ्रमण करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है समानताएं दिखाई देंगी आपको, है ना। इस तरह की चीज मिलेगा। अब आइए जानेंगे देश के नाम के बारे में कि अपने देश का जो भारत, जो अपने देश का संवैधानिक नाम है। आप जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का जब भाग 1 पढ़िएगा आप, तो आप पाइएगा कि भारत अर्थात इंडिया, देश का नाम क्या है, भारत और इंडिया, है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर भारत कैसे पड़ा और इंडिया कैसे पड़ा, इस चीज को हम लोग जानेंगे।
अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला है। सवाल बन गया आपका कि इंडिया जो है किस शब्द से निकला हुआ है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को जो सिंधु नदी थी उसको हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। यानी इस प्रदेश को इंडिया किसने कहा? तो ईरानी और यूनानियों ने जो है इसे क्या कहा? इंडिया कहा। इंडिया किस शब्द से निकला हुआ है? तो इंडिया जो है इंडस शब्द से निकला हुआ है। ठीक है। फिर है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का जो समूह था उस समूह को भारत कहते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग जो 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद जो है संस्कृत की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। सबसे प्राचीनतम वेद है ये ऋग्वेद। तो उस ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 वर्ष पहले। तो इसमें जो है ये मिलता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के समूह को क्या कहते थे? तो भारत कहते थे। बहुत सारे लोग अभ्रंश रूप से प्रसारित करने का काम करते हैं कि राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जो कि शेर के बच्चे के दांत गिना करते थे और उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। इस फेरे में नहीं रहेंगे। ये कुछ ऐसा गिरोह है जो कि भारत के इतिहास को दूसरे दिशा में मोड़ कर ले जाना चाहते हैं। तो इन गिरोहों से आपको बचकर रहना बहुत जरूरी है। तो जो लोगों का समूह था उनको भारत कहा जाता था, और बाद में इस देश के लिए जो है मतलब प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। इस शब्द का, इसका प्रयोग होने लगा। यानी भारत जो लोगों का समूह था उसी के नाम पे जो इस देश का नाम क्या पड़ा? इस देश का नाम भारत पड़ा। क्लियर है? आगे है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी कैसे हम जान सकते हैं अतीत के बारे में, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। कह रहे कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई थी उन पुस्तकों को ढूंढने और पढ़ने से जो है पता चल जाएगा। एक भी तरीका है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि, पांडु मीन्स हाथ, लिपि मीन्स लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, है ना। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है MANU, है ना, SCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट। इसमें जो MANU जो मेन्यू शब्द है ना, इसका अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ है से इसका मतलब मीनिंग निकला हुआ मेन्यू का। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई, इसको हस्तलिपि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप, हस्तलिपि, पांडुलिपि या हस्तलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मेनू का मतलब हाथ हो जाएगा। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्रों पर लिखी मिलती हैं। यानी पांडुलिपियां कहाँ मिलती हैं? तो ताड़ पत्रों और भोज पत्रों पर लिखी हुई मिलती हैं। भोजपत्र जो है किस पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था? तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था, जो कि हिमालय क्षेत्र में उगा करते थे। ये भी याद रखना है आपको। यहाँ देखिए एक पांडुलिपि का यहाँ फोटो दिया हुआ है, यहाँ बगल में लिखे हुए हैं कुछ ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को, जो ताड़ के पेड़ हैं उनके पत्तों को जो है काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, है ना। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को यहाँ पे आप भोजपत्र पे ये लिखा हुआ है, देख सकते हो। ये भोजपत्र पे लिखा हुआ, देखिए कितनी सुंदर लिखावट है ना। ये विशेषता को बता रहा है कि हमारे लोग उस समय कितने समझदार थे, लोगों का जो है बौद्धिक विकास कितना हद तक हुआ था, इसके बारे में बता रहा है। आज तो कर्मकांडी और अंधविश्वासी ज्यादा है। तो भारत कैसे विश्व गुरु बने, एक चिंता का विषय है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, चूंकि इतने लंबे समय से रह नहीं पाए।
और कुछ कुछ जानबूझकर नष्ट कर दिया गया ताकि ओरिजिनल जो धरोहर है, संस्कृति है, सभ्यता है, वो क्या है, लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं हो, समझ ही नहीं पाए। हम अब जबरदस्ती अपनी सभ्यता को थोपे कि देखो भाई साहब ये मेरी सभ्यता है। जैसे आप अक्सर जब आप किताब पढ़ेंगे तो जो आर्य हैं वो हमेशा दावा करते हैं कि हम ही सभ्य थे, हम ही लोगों को सभ्यता सिखाए हैं। 3500 साल पहले उनकी लिखी गई जो पुस्तक है ऋग्वेद की, हमारा ये लिखा हुआ जो पुस्तक है वही प्राचीनतम पुस्तक है ना। उसके बाद से तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने लिखने का काम किया, लेकिन इनके गाल पे तमाचा कब लगा? ये तो 3500 साल का दावा करते थे कि यही प्राचीनतम है, यही जो है देवों का दिया हुआ चीज है, यही ईश्वर का दिया हुआ चीज है ना। इसी को संतों, ऋषियों, महर्षियों ने लिखा है, ज्ञानियों ने लिखा है। इनके गाल पे तमाचा पड़ा कब? जब जो है 4700 पुराना, लगभग आज से 150 साल पहले 4700 पुराना जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला, जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इनके गाल पे तमाचा लगा कि अरे तुम तो वैदिक सभ्यता को कहते हो कि यही सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, और उसमें दिखाते हो कि ये भारत जो है ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो 3500 साल पहले तुम कहते हो कि ग्रामीण सभ्यता थी, और भारत में 4700 साल पहले जो है शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, विकसित सभ्यता थी। तो इनके जो है ये झूठ जो है पकड़े गए। तो साजिशतन जो है पांडुलिपियों को भी नष्ट करने का काम किया गया। कई सारे मुस्लिम शासकों ने भी नष्ट किया। आपने सुना होगा कि बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, है ना। तो ये किया गया। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। जो विहार है, जो बौद्ध लोग हैं उनके रहने का जो जगह है उसी को विहार कहते हैं। बौद्ध विहार, जहां पे जो है भंते लोग रहते थे उन्हीं को विहार कहा जाता था। और ये जो बिहार की जो भूमि है ना, अपने जो मगध जिसका नाम बिहार पड़ा हुआ है, बिहार जो राज्य है, बिहार का नाम बौद्ध विहारों की अधिकतम संख्या होने के कारण ही पड़ा है। ये भी पूछा जाता है, यदि पूछ दिया जाए आपसे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो चूंकि यहां बौद्ध विहार बहुत अधिक थे। बोध गया में तथागत गौतम बुद्ध को जो है आपको पता है कि वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हो गया उनके साथ। ये तमाम तरह के रिसर्च जो उन्होंने किए थे अपने साथ विगत जो है कई वर्षों तक, तो उसके बाद से जो है वहां शांत एकांत जब बैठे तो उनको सारी चीजों का रिकॉल हुआ, और उन्होंने जो है बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे मानव जीवन जो है अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कैसे उत्तम जीवन जी सकता है। तो पांडुलिपियां मंदिरों में, बहुत सारे बौद्ध विहारों को मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे मंदिरों में जो है आपको बुद्ध की मूर्तियों को जो है अलग अलग तरह के भगवान को बनाकर पूजा करवाया जाता है। तो मंदिरों में और विहारों में जो है पांडुलिपियां प्राप्त होती है। कुछ उन लोगों ने भी अपने प्राचीन काल में बातें लिखी है, अपनी चीजों को लिखा है, तो वे मंदिरों में भी मिलेंगे आपको, आर्यों के जो अपने रचना है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जो पांडुलिपियां हैं उसमें धार्मिक मान्यता और व्यवहार के बारे में, राजाओं का जीवन कैसा था, क्या क्या औषधियां थी, विज्ञान क्या थे, इन सब के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। ठीक है, कई संस्कृत में मिलते हैं और अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो आम लोग थे उस समय वे किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए। या पूछा भी जाता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में क्यों दिए, क्योंकि आम लोगों को समझाना था उन्हें। उनके जो विचार थे, उनकी जो बातें थी आम लोगों तक पहुंचे, आम लोग जान सके इस चीज को, तो उसको उनको समझाने के लिए उन्होंने जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षाओं को दिया। प्राकृत और पाली में बहुत गहरा संबंध है, बहुत ज्यादा जुड़ाव है, आप पाएंगे तो पाली और प्राकृत, है ना। तो ये याद रखिएगा। वैसे पाली ग्रामर पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे।
हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख, अभिलेख भाई, अभिलेख क्या होते हैं? तो पत्थर अथवा धातु जैसी जो कठोर सतहें ना, उस पर उत्कीर्ण किए गए जो लेख हैं या जो पठन सामग्री है, उसी को अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं और अभिलेख तो बहुत तगड़े प्रमाण है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी जो है अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अन्य इस प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा जो है रखवाते थे, और वे कहाँ पे लिखवाते थे? तो अभिलेख पर। कह रहे कि क्या तुम बता सकती हो, चूंकि वो रसीदा से शुरू हुआ था कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयां आती थी। तो लाभ क्या थे? जैसे पांडुलिपियां मान लीजिए जल्द खत्म हो गई, बहुत सारी पांडुलिपियां, या अभिलेख खत्म नहीं हो सकते थे, इनको छरित नहीं, इनको नष्ट भी नहीं किया जा सकता था जल्दी, कीड़े मकोड़े भी इनको नहीं खा सकते थे, लंबे समय तक ये रह सकते थे। दूसरा जो एक कठिनाई है, इनमें समय श्रम ज्यादा लगता होगा इनको लिखने में, है ना। यहां देखिएगा बगल में कुछ लिखे हुए हैं। कह रहे लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह जो अभिलेख यहां दिखाई दे रहा है यह 2250 वर्ष पुराना है। ठीक है, यानी मैंने बताया था ना कि 2000 को हम लोग आधार मानेंगे यहां पे, तो 2250 वर्ष पुराना यानी 250 ईसा पूर्व, ये मान के चलिएगा। तो यह अभिलेख जो है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। सम्राट अशोक के ज्यादातर जो है अभिलेख मिलते हैं। शायद सम्राट अशोक को आभास था कि लोग जो है इतिहास को मिटाने का काम करेंगे, है ना, इतिहास को बदलने का काम करेंगे, इसलिए ज्यादातर चीजें उन्होंने जो है पत्थर या धातुओं पर करवाना, उस पर जो है लिखवाने का, उत्कीर्ण करवाने का उन्होंने काम किया। इस शासक के विषय में जो है तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, 8 में पढ़ा जाएगा इनके बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है, और जब हम कुछ बोलते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लिखते समय हम लिपियों का प्रयोग करते हैं और बोलते समय भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों और भाषाओं में है। यानी यह जो अभिलेख मिला हुआ है 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख मिला हुआ है, वह जो है किस भाषा में है या किस लिपि में बात किया जाए, किस में है? तो यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। ये भी बात याद रखना है, ये भी सवाल बनता है। कह रहा है इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, है ना। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है पांडुलिपियां मिलती हैं या अभिलेख मिलते हैं, और भी बहुत सारी वस्तुएं जो है प्राचीन काल में बनी हैं और वे प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे मटके हो गए, सिक्के हो गए, है ना, तमाम तरह की मोहरें हो गई, बर्तन हो गए। तो इसको अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, है ना। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो ये लोग बनाते हैं, जो उस समय बनाए गए थे, तो वो कठोर थे और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो कुछ धातुओं की बनी हुई जो है, पक्की मिट्टी की बनी हुई या पत्थर की बनी हुई, ये तमाम तरह की चीजें, सिक्के हैं या जो यहाँ पे देख लीजिएगा बर्तन है या आभूषण है या औजार, हथियार, ये सभी चीजें मिलती हैं। यहाँ थोड़ा मैं दिखा दूं, यहाँ देखिए। कह रहा है कि बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। 2500 वर्ष पूर्व
यहाँ पे ये जो सिक्का दिखाई दे रहा है इसका प्रयोग होता था। ये उतना पुराना है। ठीक है, कह रहे हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है, आपको इसको बताना है, कमेंट आप करेंगे। कह रहे कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो सड़ गल जाते हैं, मिट्टी के अंदर दबकर सैकड़ों हजारों साल रहे तो वो तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मछलियों की हड्डियां या चिड़ियों या जानवरों की हड्डियां जो है कुछ समय तक रहते हैं, तो उसको भी जो है क्या करते हैं, पुरातत्वविद ढूंढते हैं ताकि पता चल सके कि लोग क्या खाते थे उसमें। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों का अवशेष भी मिलते होंगे? बहुत कम मिलते होंगे, क्योंकि कपड़े भी तो जो मिट्टी के अंदर दब के सड़ गल जाते होंगे, खत्म हो जाते होंगे। बमुश्किल ही कहीं मिले, नहीं तो ऐसा नहीं मिल पाते हर जगह, बहुधा नहीं मिल पाते। ठीक है, फिर कह रहा है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत यानी किसके लिए स्रोत शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारी है उसके लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? अतीत के अध्ययन करने वाले लोगों को इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं, है ना। इसी से जो है अतीत के बारे में पूरी जानकारी हमको मिल जाती है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला टॉपिक है अतीत एक या अनेक, है ना। इस जो आपका बुक है, बुक का नाम है हमारे अतीत। हमारा अतीत नहीं है, सिंगुलर में नहीं है, प्लुरल में है, हमारे अतीत। गला थोड़ा बैठा हुआ है इसीलिए आवाज आपको इस तरह सुनाई दे रही होगी, परेशान नहीं होंगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं अथवा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। राजाओं और रानियों का जीवन अलग था, पशुपालकों का जीवन अलग था, व्यापारियों का जीवन अलग था, है ना। तो सबके अलग अलग इतिहास मिलेंगे आपको। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी जो है आप जानते हैं कि भारत में जो है कई प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जो है लोग अपने संस्कृतियों को फॉलो करते हैं। बहुत विविधता पाई जाती है सांस्कृतिक रूप से। उसी तरह से जो है उस समय भी लोग जो है अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे, अतीत में भी। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल मूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग, है ना, खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी आज जो है कुछ लोग अपने खाद्य आपूर्ति के लिए शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वे अन्य लोगों पर निर्भर हैं। और अंडमान निकोबार जो अंडमान द्वीप है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे लोग जो है मछलियां पकड़कर, शिकार करके या फल फूल का संग्रह करके जो है आज भी जो है क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से प्राचीन काल में भी विविधताएं दिखाई दी हैं। अलग अलग तरह के उनके व्यवहार, अलग अलग तरह की संस्कृतियां, तमाम चीजें। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। भी लोग लेखा जोखा रखते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम लोग प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो कई कारण हो सकते हैं लेखा जोखा नहीं रखने के इनके। भाई लेखा जोखा रखना बहुत महंगा होता होगा, बहुत खर्चीला व्यवस्था होता होगा, इनके पास उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, ये कारण हो सकते हैं।
ये भी हो सकता है कि वहाँ का शासक जो है आम लोगों का लेखा जोखा रखवाना नहीं चाहता हो, या ये लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, या ये लोग पढ़े लिखे नहीं हो, बहुत सारे कारण बन सकते हैं इसके। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। सिर्फ पुरातत्व के द्वारा जो है हम जान पाते हैं इन लोगों के जीवन के बारे में। हालांकि और राजाओं के जीवन के बारे में, रानियों के जीवन के बारे में जानना हो तो पांडुलिपियां भी मिल जाती है और अभिलेख भी मिल जाते हैं। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, अब आइए हम जानेंगे तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई अन्य और वर्ष बताओगी। रसीदा को कहा जा रहा है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो नाम होगा ईसा मसीह। वर्ष की गणना किसके नाम पे, किसके आधार पर किया जाता है, तो ईसा मसीह के जन्म के तिथियों से जो है वर्ष की गणना की जाती है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। 2000 वर्ष कहा जाए इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, है ना, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। उसको ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ईसा मसीह के जन्म से 1 ईस्वी की शुरुआत होती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इसमें पूरी पुस्तक में जो है किसको आधार माना जाएगा? 2000 को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए जो है, अब कहेंगे जैसे मैंने बताया ना कि हुआ थी कि 2250 साल पहले, यानी 250 ईसा पूर्व। 2000 को माइनस कर दीजिए इसमें से। तो इस तरह से जो है उसको आधार बनाकर जो है तिथियों का उल्लेख किया गया है। यहां देखिएगा क्या है, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। बिफोर क्राइस्ट को ईसा पूर्व कहते हैं, बीसी उसको लिखा जाता है अंग्रेजी में। कभी कभी तुम तिथियों में किससे पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। यानी बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व इसको हिंदी में कहेंगे, और एडी का मतलब होगा एनो डोमिनी, ईसवी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी के जगह पे सीई या बीसी की जगह पे बीसी का प्रयोग किया जाता है। एडी या आजकल सीई का प्रयोग किया जा रहा है। तो सी का मतलब हो गया कॉमन एरा, और बीसी की जगह पे जो है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जा रहा है। वही चीज है यहाँ पे, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसी का प्रयोग हो रहा है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों की इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है। बीपी बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। आगे पहले इसको अन्यत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं, लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। आइए अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे जो है अज्ञात जो लिपि है उसके अर्थ को निकाला जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। कहाँ पे? कहाँ की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं? तो उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र की कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। तो मिस्र जो है उसकी कहानी पढ़ा कि वहां 5000 साल पूर्व क्या रहते, कौन रहते थे? तो राजा रानी। यहां देखिएगा फिगर के द्वारा भी दिखा रहे हैं आप। पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसको देख के समझाएंगे हम आपको। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का कस्बा है। रोसेटा कौन सा कस्बा है? रोसेटा। यहां
एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। यानी भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है, यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। कारतूस किसे कहते हैं? तो जो एक छोटा सा जो एक फ्रेम है उसी को कारतूस कहा जाता था। तो वो वहां पर राजाओं और रानियों के नाम जो है दिखाए गए हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जो यूनानी और मिस्री संकेत थे दोनों को अगल बगल रखकर जो है पहचान किया। समानार्थी क्या है? जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर जो है शेर के लिए तथा ए अक्षर चिड़िया के लिए चित्र बनते हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आसानी से जो है अन्य अभिलेखों को भी क्या पढ़ सके। यहाँ देखिएगा, मैं दिखा दूं यहाँ पे फिगर में, यहाँ दिखाई दे रहा है यल, यहाँ शेर बना हुआ है। यहाँ ए देखिएगा चिड़िया बनी हुई है, यहाँ यल है शेर बना हुआ है। तो आसानी से यहाँ के जो है त्रिभुज के लिए है, पी जो है चतुर्भुज के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो देखिए ये जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? चिड़िया के लिए प्रयोग हुआ है। तो आसानी से क्या कर सके, पढ़ सके वे लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये अध्याय खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। इसके बाद जो है तुरंत जो है इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे जो कि आपके यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम के लिए या जो आप जिस 6 क्लास में है तो 6 क्लास के लिए जरूरी हो जाएगा। साथ ही इससे संबंधित जितने भी और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सबका वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसको जरूर आप देखेंगे। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।